हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 31 रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज बाय कलेक्टर। तो अब किसी भी फैमिली को हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन, तो जो कलेक्टर है ना उन्हें हर एक इफेक्टेड फैमिली के लिए आर यानी कि रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड बनाना पड़ेगा। और ये जो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड है ना, इसमें कुछ पर्टिकुलर्स होंगे जो आपको इंक्लूड करने हैं। तो वो कौन से मैंडेटरी पर्टिकुलर्स है जो आपको इंक्लूड करने हैं? टोटल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमाउंट पेबल टू द फैमिली, ये तो समझ में ही आ गया कि कितना आप अमाउंट जो है वो उस इफेक्टेड फैमिली को पे करने वाले हो, वो लिखना है। फिर उसके बाद किसके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करने वाले हो, उसके डिटेल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप उनको कोई हाउस दे रहे हो, प्लॉट दे रहे हो या लैंड दे रहे हो, उन सब की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उनको लिविंग एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई अलाउंस दे रहे हो वन टाइम, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखो। फिर अगर उनको पैसे दे रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कैटल शेड्स हो गया या फिर स्मॉल शॉप्स है, उन्हें रिपेयर करवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो, वो सब कुछ लिखना है। वन टाइम हेल्प आप दे रहे हो आर्टिसंस को, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर अगर जरूरत पड़े तो किसी को अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो उसकी डिटेल्स लिखो। देन फिशिंग राइट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि जिसको हमने डिस्प्लेस किया है उसके वहां पे कोई पॉन्ड था या मतलब कोई रिवर थी जिसमें वो फिशिंग कर रहा था, तो उसके बेसिकली उसमें फिशिंग राइट्स थे। अब क्योंकि अब उसको हमने लैंड से डिस्प्लेस कर दिया है और अब वो फिशिंग वहां पे नहीं कर सकता, तो उसके फिशिंग राइट्स अफेक्टेड हो गए हैं। तो ऐसे अगर आप उसको कहीं और पे फिशिंग राइट्स दे रहे हो तो उसके बारे में लिखोगे, या उनको कोई एन्युटी लॉन्ग टर्म पेमेंट्स दे रहे हो उसके बारे में, या फिर जो एससी फैमिली जब हम उनको डिस्प्लेस करते हैं तो उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा ये आर अवार्ड में। नेक्स्ट इज सेक्शन 32 प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज इन रीसेटलमेंट एरियाज। तो अब जो फैमिली है वो लैंड एक्विजिशन की वजह से अगर डिस्प्लेस हो गई है, तो अब उनको रीसेटलमेंट एरियाज में हम कोशिश करते हैं कि वहां पे उन्हें कोई और एरिया में सेटल करें। तो ये बताया गया है कि कलेक्टर को इंश्योर करना है कि ये जो रीसेटलमेंट एरियाज पे आप ये डिस्प्लेस फैमिलीज को भेज रहे हो, वहां पे एटलीस्ट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, बेसिक एंड मिनिमम जो एमिनिटीज होती है बेसिक, वो तो एटलीस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसका जो लिस्ट है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि क्या क्या बेसिक एमिनिटीज में आता है, तो वो सब कुछ आपको मेक श्योर करना है। सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट करेक्शंस टू अवार्ड्स बाय द कलेक्टर। तो अब जो कलेक्टर है अगर उसने आर अवार्ड पास कर दिए लेकिन कलेक्टर को उसके बाद पता चलता है कि अरे इस अवार्ड में ना मैंने कुछ क्लेरिकल एरर्स कर दी, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, नाम लिखने में कुछ गलती हो गई है, या कुछ अरिथमेटिकल मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, तो फिर कलेक्टर क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मतलब ये छोटी मोटी मिस्टेक तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी तो उसके बारे में यहाँ पे हमने बात नहीं की है। हमने सिर्फ क्लेरिकल मिस्टेक के बारे में बात की है और अरिथमेटिकल मिस्टेक के बारे में बात करी है। तो जो कलेक्टर है वो इसको ठीक कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड। या फिर मान लो अगर आप अवार्ड को रेफरेंस में भेज रहे हो अंडर सेक्शन 64 टू अ पर्टिकुलर अथॉरिटी। सेक्शन 64 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पर्सन जो है वो डिससैटिस्फाइड है या आर अवार्ड से, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कलेक्टर के पास कि आप इस अवार्ड को रेफर करो अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 64। तो उस अथॉरिटी को रेफर करने से पहले अगर कुछ भी गलती है तो कलेक्टर को उसको मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, ये जो करेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कब मतलब कौन कर सकता है? तो या तो जो कलेक्टर है अगर उसको खुद ही पता चल गया कि अरे मैंने ये अवार्ड में कुछ गलतियां कर दी है, तो वो खुद ही करेक्ट कर देगा। या फिर अगर मान लो वो खुद नोटिस नहीं करता है, तो जो भी इफेक्टेड पर्सन है या लोकल अथॉरिटी है वो उसकी नोटिस में ला सकते हैं कि आपने ऐसी ऐसी गलती कर दी है, प्लीज इसको ठीक कर दो। फिर उसके बाद मान लो कि जो करेक्शन है उसकी वजह से किसी कोई भी जो पर्सन है इफेक्टेड, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। तो फिर क्या है, जो कलेक्टर है उसको पूरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है वो सामने वाले पर्सन को अपनी बात रखने का कि मुझे ये चेंजेस क्यों नहीं करने चाहिए। देन उसके बाद ये लिखा है कि एक बार करेक्शन हो गई तो जो कलेक्टर है वो सारे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको बता देंगे कि हमने ये आर बोर्ड में ये करेक्शन किया। अब इसके बाद मान लो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन में अगर कोई एरर है तो हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि अब कैलकुलेशन में मान लो कोई एरर था, ठीक है, और अभी कलेक्टर को पता चला है करेक्शन करते टाइम कि अरे जो अरिथमेटिकल एरर्स के कारण, कैलकुलेशन एरर्स के कारण किसी जो पर्सन है उसको एक्सेस अमाउंट मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, वो जो जिस भी पर्सन को एक्सेस अमाउंट मिला है उसको वो रिफंड करना पड़ेगा। और अगर वो रिफंड करने के लिए मना कर देता है, वो रिफंड नहीं कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपने जो भी लीगल रिकवरी मेथड है उससे वो पैसे वापस रिफंड करवा सकती है।
नेक्स्ट इज सेक्शन 35 पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर मान लो कि एक्ट के अंडर आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी है तो कलेक्टर के पास पावर हो सकती है कि वो किसी भी जो विटनेस है या कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको समन कर सकते हो, उसको बोल सकते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे आइए और मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है या आप अपनी बात रखिए इन फॉर द पर्पसेज ऑफ इंक्वायरीज। या फिर मान लो कि जो कलेक्टर है वो कंपेल कर सकता है किसी भी पर्सन को कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो प्लीज आप आइए और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए। और ये जो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किससे गवर्न होगी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है ना, जिसमें सिविल कोड्स की जैसे पावर होती है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कलेक्टर के पास सारी पावर्स होगी। सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट द पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। अब इसमें किसका रोल आता है, गवर्नमेंट का रोल आता है। तो अब मान लो जो कलेक्टर है अवार्ड बनाने से पहले जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टर को बोल सकते हैं कि प्लीज आप है ना ये कुछ कुछ रिकॉर्ड्स है या आप हमें सेंड करो, क्योंकि हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है, हमें अपने आप को मतलब तसल्ली देनी है कि आपकी जो भी फाइंडिंग्स है या जो ऑर्डर है वो एक्चुअली में पूरे लीगल प्रोसेस लॉ सबको फॉलो अप कर रहे हो या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद क्या मतलब कि क्या स्टेटस है कि कितना जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो या जो भी आपकी फाइंडिंग्स है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, और कितना प्रोसीजर में रेगुलरिटी है, ये सब कुछ हमें चेक करना है। और जब एक बार गवर्नमेंट ये सब कुछ एग्जामिन कर लेगी तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट मतलब अपने मन मुताबिक जो भी उनको ठीक लगता है डायरेक्शंस वो पास कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर्स उनको ठीक लगते हैं वो पास कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो जो गवर्नमेंट अगर वो कोई भी ऐसी डायरेक्शन या कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू करती है जिसकी वजह से किसी भी अदर पर्सन को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है या मतलब वो इफेक्ट हो सकता है प्रोजुडिशियसली, तो फिर क्या करेंगे कि उस पर्सन को जो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाला है ना उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, उसकी बात रखने का उसको मौका देना है। आपको उसको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है कि आप ऐसा ऑर्डर मत पास करोगे, अगर आपने ऐसा ऑर्डर पास किया तो मुझे नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, ये मेरे फेवर में नहीं होगा, और मतलब उसको मतलब पूरा रीजनिंग का आपको चांस देना है कि हम ऐसा ऑर्डर क्यों ना पास करें आपके खिलाफ। नेक्स्ट है सेक्शन 37 अवार्ड्स ऑफ द कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल। अब कलेक्टर के द्वारा पास किए गए अवार्ड कब फाइनल बन जाते हैं, तो इसमें ये बोला है कि जब कलेक्टर एक बार अवार्ड पास कर देता है ना तो सबसे पहले वो जो अवार्ड है इट इज फाइल्ड इन हिज ऑफिस। फिर उसके बाद वो जो अवार्ड है ना इट बिकम्स फाइनल एंड कंक्लूसिव एविडेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड ऑल द पर्संस इंटरेस्टेड। पर वो जो अवार्ड है वो किस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस बनता है, इन सब चीजों का बनता है। ट्रू एरिया ऑफ द लैंड एक्वायर्ड, मतलब जो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी है उसका कितना ओरिजिनल कितना ट्रू एरिया आपने एक्वायर किया। फिर उसके बाद जो लैंड है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी। फिर उसके बाद मान लो कि जो आपने लैंड एक्वायर किया उस पर कुछ अटैच्ड एसेट्स थे, कुछ चीजें थी जो मतलब अर्थ से या जो भी लैंड से अटैच थी, उसकी कितनी वैल्यू निकल के आई। फिर हमने सोलेटियम का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। फिर अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन अमंग द इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो कॉम्पनसेशन मिला है उस लैंड को एक्वायर करने से वो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द इंटरेस्टेड पर्सन। इन सब चीजों का फाइनल एंड कंक्लूसिव एविडेंस होता है वो जो कलेक्टर के द्वारा जो पास किया गया अवार्ड है वो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि जो कलेक्टर है ना उसकी ड्यूटी होती है, क्या चीज की ड्यूटी होती है उसकी, ये ड्यूटी होती है कि जब मान लो कलेक्टर ने एक बार अवार्ड बना दिया तो कलेक्टर को है ना नोटिस देना है टू ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं थे एट द टाइम जब अवार्ड बना था, कि कलेक्टर को ये नोटिस देना है कि मैंने अवार्ड बना दिए और ये इस चीज का कंक्लूसिव एंड फाइनल एविडेंस है बिटवीन द कलेक्टर एंड ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड। और क्योंकि आप उस दौरान प्रेजेंट नहीं थे जब ये अवार्ड बना तो आपको एटलीस्ट नोटिस होना चाहिए। तो ये कलेक्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है ना उनको आपको नोटिफाई करना है कि मैंने ऐसे ऐसे अवार्ड बना दिया है। देन नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो कलेक्टर है उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि आपको पब्लिकली अवेलेबल करना है और वेबसाइट्स वगैरह पे भी अपलोड करना है पूरा का पूरा जो भी मतलब समरी ऑफ एक्विजिशन प्रोसेस जो हुआ कि हमने कैसे जो पूरा जो लैंड एक्वायर किया उसका जो पूरा प्रोसेस था वो, देन कितना कॉम्पनसेशन हमने हर एक बंदे को दिया है, देन उसके बाद जो लैंड हमने एक्वायर किया उसकी फुल एंड फाइनल एंड फुल एंड फ्लेजेड पूरी की पूरी डिटेल्स, ये सब कुछ आपको पब्लिश करनी होती है, वेबसाइट पे भी पब्लिश करनी है और मतलब पूरा पब्लिकली अवेलेबल करवाना है आपको इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 38 पावर टू टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड टू बी एक्वायर्ड। अब जैसे कि आपको जो लैंड है वो एक्वायर करनी है और सब कुछ हो गया है, नोटिफिकेशन और ये जो भी लीगल प्रोसेस था वो सब कुछ फॉलो हो गया, लेकिन अब वो जो लैंड आपने एक्वायर करनी है ना आप उसका एकदम से ही पोजेशन नहीं ले लोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे जो अभी जो लोग हैं उनको भी तो थोड़ी बहुत एश्योरेंस आपको देनी पड़ेगी ना बिफोर टेकिंग द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है सबसे पहले आपको कॉम्पनसेशन जो है वो उन लोगों को देना पड़ेगा। तो जैसे कि जब मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द अवार्ड आपको क्या करना है, आपको या तो कॉम्पनसेशन देना है या फिर मतलब ऑफर करना है कि हम ये जो है इस लैंड से रिलेटेड लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, जो भी आर एंड आर में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आपको कितने विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड देने हैं उन लोगों को, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जो भी अफेक्टेड पर्सन थे उन सबको देने हैं।
अब इसमें सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है R&R के, लेकिन R&R के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एंटाइटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स भी है जो सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, वो भी आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो कि जो लैंड एक्वायर हम कर रहे हैं वो इरिगेशन या हाइड्रिक प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाली है, मतलब ये वैसे वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ना लैंड सबमर्ज हो जाएगी, मतलब पानी के नीचे चली जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो R&R का जो अवार्ड है ना, उसका पूरा प्रोसेस इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months बिफोर द सबमर्जेंस। और जो कलेक्टर है उसको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी फैमिली को उनकी लैंड से डिस्प्लेस करने से पहले ही ये जो R&R का जो पूरा जो सिस्टम है ना, वार्ड है, वो कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट एडिशनल कॉम्पनसेशन केस ऑफ मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स। इसको बस ये बोला गया है कि मान लो कि आपने किसी लैंड से एक फैमिली को डिस्प्लेस कर दिया, तो कोशिश करो यार कि अब दोबारा उस फैमिली को आप डिस्प्लेस ना करो। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से आपको दोबारा से फैमिली को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, तो आप उनको कॉम्पनसेशन देंगे, और प्लस में जो आपने जिस अमाउंट का कॉम्पनसेशन दिया है ना, आप उनको एडिशनल अमाउंट दोबारा से दे दो। मतलब कि अगर आसान भाषा में बोले तो उनको डबल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उस डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर वो दोबारा डिस्प्लेस हो रहे हैं। सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट स्पेशल पावर्स इन द केस ऑफ अर्जेंसी टू एक्वायर लैंड इन सर्टेन केसेस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितना भी प्रोसीजर पढ़ा है ना कि लैंड एक्वायर करने से पहले आपको ये सब कुछ करना है, ये फलाना ढिमकाना चीजें करनी है, वो सब आप स्किप मार सकते हो अगर आप सेक्शन 40 का इस्तेमाल करते हो तो। इसमें क्या बोला गया है कि मान लो कोई अर्जेंट केस है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। क्या डायरेक्शन दे सकती है कलेक्टर को कि भाई आप नोटिफिकेशन इशू करोगे अंडर सेक्शन 21, जो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था कि नोटिफिकेशन अगर हम कि हमें ये लैंड एक्वायर करनी हो ये वो, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन इशू करोगे और उसके 30 दिन के बाद ही आपके पास की पावर है कि आप जो लैंड है उसको एक्वायर कर लो फॉर पब्लिक पर्पस। और पब्लिक पर्पस हमने पढ़ा था कि पब्लिक पर्पस में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और भले ही चाहे अभी कोई अवार्ड नहीं बना है, मतलब अवार्ड का कुछ अता पता नहीं है कि कितना अवार्ड मिलेगा कितना नहीं, वो सब कुछ भाड़ में जाए, लेकिन कलेक्टर के पास ये पावर आ जाती है कि आपको एक बार नोटिफिकेशन इशू करना है अंडर सेक्शन 21, उसके 30 दिन के बाद ही आपके पास की पावर आ जाएगी कि आप वो जो लैंड है जो एक्वायर करना चाहते हो उसको लैंड एक्वायर कर लो, फॉर पब्लिक पर्पस होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही एक बार जो है हमने उस लैंड का पोजेशन ले लिया, तो फिर वो क्या है, गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी, वो अब गवर्नमेंट की लैंड होगी। इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनकम्बरेंसेज, उसमें कोई क्लेम्स नहीं रहेंगे, उसमें कोई मॉर्गेज नहीं रहेगा, उसमें किसी भी बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसी का इंटरेस्ट है उसके अंदर। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि यहाँ पे अर्जेंसी, अर्जेंसी का क्या मतलब है, यानी कि अर्जेंसी का मतलब कि डिफेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको वो लैंड चाहिए, या नेशनल सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए चाहिए, या फिर नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई है इसलिए आपको कोई इमरजेंसी अराइज हुई है इसलिए लैंड चाहिए, या फिर एनी अदर इमरजेंसी ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन कुछ ये जो केसेस है वो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अर्जेंट केसेस है, इसमें आप जो है वो लैंड एक्वायर कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर। जो भी इतने बड़े बड़े हमने प्रोसीजर पहले पढ़े थे ना, उसको आप स्किप मार सकते हो, और इन अर्जेंसी की वजह से आप ऐसे लैंड एक्वायर कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो मानो उस पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग बनी हुई है तो कोई ना कोई रह रहा होगा, तो आपको क्या करना है, कलेक्टर को मिनिमम 48 आवर्स का तो नोटिस देना है उस ऑक्यूपायर को कि हम इस लैंड को एक्वायर करने वाले हैं, इसका पोजेशन लेने वाले हैं। तो प्लीज आपको जो भी प्रॉपर्टीज में से लेके जानी है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी आप लीजिए और इस जगह को खाली कर दो। या फिर 48 आवर्स की बजाय जो भी कलेक्टर को सही लग रहा है कि जो भी टाइम पीरियड का नोटिस देना चाहिए वो दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अर्जेंट पर्पसेस के लिए ये जो लैंड है वो चाहिए, तो अब आपको पोजेशन लेने से पहले क्या करना है, आपको एटलीस्ट 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉम्पनसेशन जो है वो जो भी लोग इंटरेस्टेड पर्सन उनको देना है। अब इसमें ना आप टर्म नोटिस करो, 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉम्पनसेशन, एस्टिमेटेड टर्म यूज किया है, क्योंकि जब ये प्रोविजन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सिचुएशन इतनी अर्जेंट है, इतनी ज्यादा अर्जेंसी है कि हमें ये भी टाइम नहीं मिला है कि हम अभी अवार्ड प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि जब हम अवार्ड पास करेंगे उसमें ही तो लिखा है ना कि कितना कॉम्पनसेशन, कितना सोलिटियम एंड कितना ये सब कुछ मिलेगा। तो जब अवार्ड ही नहीं पास हुआ तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि ठीक है मे बी इतना इस लैंड के हिसाब से, इतने एरिया के हिसाब से इतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो कलेक्टर क्या करेगा कि पोजेशन लेने से पहले एटलीस्ट 80% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉम्पनसेशन जो भी इंटरेस्टेड पर्सन उनको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि अब अर्जेंट केसेस में जब आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये डिक्लेयर कर सकती है कि चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है, वो या तो हम फॉलो ही नहीं करेंगे या आधे अधूरे फॉलो करेंगे, पार्शली फॉलो करेंगे। जैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या हियरिंग है, ये सब कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अर्जेंट वाले केसेस है ना, तो अब ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो हम ये सारे प्रोसीजर कैसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
अब अगर आप कोई भी लैंड ऐसे अर्जेंटली एक्वायर कर रहे हो तो जो ओनर है उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा अंडर सेक्शन 27 जो हमने डिस्कस किया था 27 में इतना बड़ा कि कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या क्या चीजें कैलकुलेट होगी, वो सब कॉम्पनसेशन मिलेगा। प्लस में एडिशनल अमाउंट मिलेगा जो कि होगा 75% ऑफ दैट कॉम्पनसेशन। लेकिन ये जो एडिशनल अमाउंट है ना 75% ऑफ दैट कॉम्पनसेशन, ये कब नहीं मिलेगा, अगर जो लैंड है वो एक्वायर होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए या सोवरिटी के लिए या फॉरेन रिलेशंस के लिए हो रही है, तब ये जो एडिशनल अमाउंट है 75% ऑफ दैट कॉम्पनसेशन वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 41 स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है, अगर शेड्यूल एरिया में कोई भी लैंड है आपको वो एक्वायर नहीं करनी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और किसी मतलब कि कहीं और जो है लैंड आप एक्वायर नहीं कर सकते, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तभी आप शेड्यूल एरिया में जो लैंड प्रेजेंट है उसको एक्वायर कर सकते हो। और एक्वायर करने से पहले आपको क्या है, प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, किनकी, ग्राम सभा है, पंचायत है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इन सब की, इनकी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो प्रोसीजर होता है नोटिफिकेशन एंड ऑल दैट का वो स्टार्ट होगा। अब मान लो कि एक्विजिशन की वजह से किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा खासा डेवलपमेंट प्लान बनाना है, और उसमें क्या करना है, डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक जो भी एससी या एसटी हैं उनके जो भी पेंडिंग राइट्स है आपको उनको सेटल करना है। पेंडिंग लैंड राइट्स का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कि कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब किसी पर्टिकुलर लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है उनका कोई एक ऑफिशियल टाइटल नहीं है उस लैंड पे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उस जो टाइटल है उनका रिकॉग्नाइज करो, उसको जो है डीड्स वगैरह में या मतलब जो भी है रिकॉर्ड्स वगैरह में उसको रजिस्टर करवाओ, या फिर क्या है, रिस्टोर द ओनरशिप टाइटल ऑफ एलिनेटेड लैंड, यानी कि मान लो कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो लैंड थी वो कभी बहुत पहले क्या हुआ कि किसी और ने इनलीगली एक्वायर कर ली, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी ओनरशिप के या टाइटल के इश्यूज है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि पहले वो रिस्टोर करवाओ, उसके बाद ही आप जो है गवर्नमेंट जो है वो सारी जो ये लैंड्स है वो एक्वायर कर सकती है। तो ये सब कैसे होगा, स्पेशल डेवलपमेंट प्लान से होगा, स्पेशल ड्राइव से होगा, इन सब प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट प्लान में क्या-क्या होना चाहिए? मतलब ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स तो चलो यार एक जगह हो गए, लेकिन डेवलपमेंट प्लान में और भी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको उन लोगों को प्रोवाइड करनी है। जैसे फ्यूल यानी कि फायरवुड अल्टरनेटिव्स, या फिर फोडर हो गया जैसे कि एनिमल्स को चराने के लिए जो भी खाना-वाना होता है वो सब कुछ, या फिर क्या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ये सब कुछ हो गए। और ये सब कुछ जो भी चीज़ है ना वो आपको किसी नॉन फॉरेस्ट लैंड यानी कि जो फॉरेस्ट वाली लैंड नहीं है, उस पे अरेंज करके देनी है विदिन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है? अब आप उनकी लैंड जब एक्वायर कर रहे हो एससी एससी, तो आपको एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कॉम्पेंसेशन पहले पेमेंट करनी है। उसके बाद जब आप पोजेशन ले लोगे ना उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना है। जब भी आप शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उनका जो रीसेटलमेंट है वो इस प्रकार होना चाहिए कि उनके जो कल्चरल या लिंग्विस्टिक या एथनिक आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड जो भी चीजें वो इफेक्ट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। और प्लस में क्या है, मतलब पॉसिबल है कि जिस भी मतलब सेम शेड्यूल एरिया में आप उन्हें दोबारा से रीसेटल करो, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है अगर वो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ हुआ है, कोई शेड्यूल एरिया उसमें आपने लैंड एक्वायर करी है, तो आप कोशिश करो कि अगर आप उनको रीसेटल कर रहे हो तो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही रीसेटल करो, उन्हें कहीं और एरिया में जाने की जरूरत ना पड़े। और मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि अलग-थलग उनको रीसेटल कर दिया। कोशिश करो कि वो जो मतलब एक ग्रुप में रहते हैं तो एक ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उन्हें रीसेटलमेंट किया जाए। देन उसके बाद जब भी आप रीसेटलमेंट कर रहे हो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, तो फिर आपको क्या है, फ्री लैंड प्रोवाइड करनी है, मतलब लैंड प्रोवाइड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ, उनको कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज करनी है अपनी या कोई सोशल गैदरिंग्स करनी है उन पर्पसेस के लिए। प्लस में वही बात जो मैंने आपको पहले बोली थी कि मान लो कि बहुत पुराना ऐसा हुआ कि एससी एसटी जो है उनके पास, जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है उनके पास कोई लैंड थी और उनसे वो मतलब इलीगली छीन ली गई, ठीक है, या फिर मतलब कि कुछ ऐसा हुआ कि उनसे वो लैंड जो है वो ट्रांसफर कर ली गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे वो जो इलीगल ट्रांसफर जैसे भी उनसे करवाया गया वो नल एंड वॉइड है। तो अब मान लो जब गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर लैंड जो है वो एक्वायर करेगी ना, तो जो भी बेनिफिट्स होंगे
उससे रिलेटेड, वो उस इल्लीगल ओनर को नहीं जाएंगे जिसने मतलब कि इल्लीगली लैंड छीन ली थी एससी एसटी से। वो जो ओरिजिनल जिनकी लैंड थी, जिन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज की जो जिनकी ओरिजिनली वो लैंड थी, उनके पास ही बेनिफिट जाएंगे। और ये क्या है, गवर्नमेंट को इंश्योर करने, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में ही बता दिया था कि एक स्पेशल डेवलपमेंट प्लान बनेगा जिसमें इन सारी लैंड्स के बारे में लिखा जाएगा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से इलीगली लैंड ले ली गई थी, छीन ली गई थी। उसके बारे में उनके जो भी उससे रिलेटेड लैंड राइट्स है वो सारे के सारे सेटलमेंट किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। और मान लो कि अगर जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों के कुछ भी फिशिंग राइट्स है, मतलब कि मान लो जहाँ पे वो जहाँ से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है वो वहां पे कोई रिवर थी, पॉन्ड थी या डैम थी, जहाँ से क्या थे वो फिशिंग करते थे, ठीक है, तो उनके फिशिंग राइट्स थे। तो अब अगर आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो नई जगह प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे उनके फिशिंग राइट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं उनको दोबारा से। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिश करनी है कि जो शेड्यूल एरिया है उसमें ही आप उनको दोबारा से रीसेटल करो। लेकिन अब क्या है कि अगर उनको रीलोकेट कर रहे हो उनके डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरी जगह से, उनके डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइड आप उनको रीलोकेट करो तो उनको कुछ और एक्स्ट्रा या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आर बेनिफिट्स में क्या बोलेंगे, 25% एक्स्ट्रा ऑफ दी आर बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, मतलब मॉनेटरी वाले। देन उसके बाद वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट उनको 50,000 की मिलेगी। ये सब कुछ है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 5 था, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड, वो एंड होता है।